हेलो एवरीवन, मैं शास्त्रांगद आज आप लोगों को आधुनिक भारत में अंग्रेज़ों के बारे में बताएंगे कि कैसे अंग्रेज़ धीरे धीरे एक व्यापारी के रूप में भारत में आए और बाद में जो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था थी उसका लाभ उठाते हुए किस तरह से अंग्रेज़ों ने बाद में चल करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और टॉपिक वाइज देखिए, जो कंपनी बनी और बाद में किस तरह से उसने विस्तार किया, अगर आप किताब में पढ़ेंगे तो बड़ा ये उलझाव रहता है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा फैक्ट्स हैं, इतने ज़्यादा नाम हैं, इतनी जगह क्षेत्र हैं कि वो एकदम उलझाव हो जाता है। तो इसीलिए हमने एक सुविधा के लिए आप लोगों को इसको कई खंडों में बांट के पढ़ाया है। जैसे कि पहला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें जो कंपनी बनी भारत में व्यापार करने के लिए और बनने के बाद वो धीरे धीरे किस तरह से अपना जो विस्तार उसने सबसे पहले दक्षिणी क्षेत्र में किया, फिर वो पूरब में बड़े बंगाल में गए, फिर उसके बाद बम्बई में किस तरह से किया, तो ये बताएंगे। और उसके बाद ये जब उन्होंने फर्रुखसियर से जो फरमान प्राप्त किया 1717 में, जिसे अंग्रेज़ों ने मैग्ना कार्टा कहा, फिर इसके बाद अंग्रेज़ों का जो विस्तार हुआ बंगाल में, फिर इन्होंने जो मैसूर में युद्ध लड़ा वो किस तरह से हुआ, फिर मराठों के साथ जो इनका संघर्ष हुआ, फिर उसके बाद चल करके सिखों के साथ हुआ और किस तरह से धीरे धीरे, ठीक है, 1857 में जब विद्रोह हो जाता है सैनिकों का और कंपनी का राज समाप्त करके और एक क्राउन के अधीन भारत को कर दिया जाता है। तो अगर इसको एक एक चैप्टर में बांटा जाए कि पहला जैसे कि फिर बंगाल देखिए, फिर आप मैसूर का युद्ध देखिए, फिर मराठों के साथ देखिए, तो इसको एक एक अलग अलग चैप्टर में अगर पढ़ा जाएगा तो वो समझ में आएगा। तो आज हम पहले चैप्टर में जो कंपनी बनी, कैसे बनी और फिर व्यापार करने आई, किन किन क्षेत्रों पर उसे व्यापार का अधिकार मिला, आज पहले चैप्टर में इसकी हम चर्चा करते हैं। थोड़ा सा पीछे की कहानी में जाते हैं। आपको ये बताएं कि 1580 में एक अंग्रेज़ जिसका नाम था ड्रेक, उसने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लिया। उससे अंग्रेज़ों का बहुत प्रभाव पड़ा और ये मालूम चल गया कि दुनिया पूरी तरह क्या है, गोल है। और इसी समय जब स्पेन के राजा फिलिप ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से शादी का जब प्रस्ताव रखा और महारानी ने कहा कि शादी में मेरी कोई रुचि नहीं है, तो इससे जो स्पेन का राजा था वो बड़ा नाराज हुआ और अपने बेड़ों के साथ उसने 1588 में क्या कर दिया, ब्रिटेन पर आक्रमण कर दिया। और उसमें महारानी एलिजाबेथ ने एक बड़ा जोरदार भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हम ये अपने अस्तित्व के लिए युद्ध लड़ रहे हैं और इसका परिणाम ये निकला कि 1588 में जो युद्ध हुआ, स्पेन का जो जंगी बेड़ा था वो आर्मेडा क्या हुआ, पराजित हुआ। और इस पराजय के बड़े दूरगामी परिणाम निकले। पहला परिणाम तो ये आया कि जो यूरोप में अभी जो संप्रभुता स्पेन को मिली थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, पोप ने, जैसे कि आपको हमने बताया था कि लाइन ऑफ कॉर्नेशन के द्वारा पोप ने अधिकार दिया था कि पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का जो अधिकार है वो पुर्तगाल के पास है और पुर्तगाल स्पेन के क्या था, अधीन था। लेकिन इस पराजय के बाद 1588 में जब ब्रिटेन के जंगी बेड़े ने स्पेन के आर्मेडा को पराजित कर दिया, तो अब ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने भी कहा कि अब मुझे भी पूरब के देशों के साथ व्यापार करने की क्या कर दी जाए, अनुमति दीजिए। लंदन के कई व्यापारियों ने कई बार महारानी एलिजाबेथ से मुलाकात की, लेकिन वो सफल नहीं रहे। इसी सिलसिले में 22 सितंबर 1599 में, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 22 सितंबर 1599 में
लंदन के कुछ व्यापारियों ने वहाँ के मेयर के अध्यक्षता में एक बैठक की और इस बैठक के बाद उन्होंने पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी स्थापित की और उस कंपनी का उन लोगों ने नाम दिया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए जो कंपनी बनी उसका जो ऑफिशियल नाम था वो नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये बना। और ये जब बनी कंपनी तो इसमें 125 लोग इसके भागीदार थे और उन्होंने 30,133 पाउंड की पूंजी भी क्या की, कलेक्ट किया। और ये कई बार महारानी से मिले, लेकिन इस मुलाकात के बाद भी महारानी इन्हें अनुमति नहीं दी। लेकिन 31 दिसंबर 1600 को ये जो व्यापारी थे पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए महारानी से राजाज्ञा प्राप्त करने में क्या रहे, सफल रहे। 31 दिसंबर 1600 को महारानी ने ये जो कंपनी बनी थी इसको पूरब के देशों के साथ व्यापार करने की क्या दे दी, आज्ञा दे दी। राजाज्ञा इन्होंने क्या की, जारी की और कहा कि ये जो विशेषाधिकार आपको दिया जा रहा है कि पूरब के देशों के साथ आप व्यापार करिए। इन्होंने कहा कि अफ्रीका का जो नीचे वाला हिस्सा है केप ऑफ होप गुड, इसके पूरब की जो दुनिया है आप वहाँ व्यापार करिए और ये विशेषाधिकार दिया जा रहा है कि सिर्फ आप ही व्यापार करेंगे, ब्रिटेन की कोई अन्य कंपनी व्यापार नहीं करेगी। यदि कोई कंपनी व्यापार करने जाती है तो अगर उसके साथ कोई दुर्घटना होती है, उनकी नावें जब्त होती हैं, तो इसके लिए ब्रिटेन की सरकार जिम्मेदार नहीं रहेगी। यानी कि कंपनी ने सिर्फ 15 सालों के लिए व्यापार करने का क्या दिया, एकाधिकार दिया। जब कंपनी को व्यापार का एकाधिकार मिला तो कंपनी की जो पैडअप पूंजी थी, जो बाजार करने के लिए, मार्केट करने के लिए कंपनी की जो पूंजी बनाई गई थी, शुरू में उन लोगों ने बनाया था 30,133 पाउंड। लेकिन जब रानी ने आज्ञा दे दिया तो ये जो पेडअप कैपिटल थी व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो बढ़ करके 72,000 पाउंड हो गया। कितना हो गया, 72,000 पाउंड पैडअप कैपिटल इस कंपनी का हो गया। और महारानी एलिजाबेथ टेलर, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, इस कंपनी की जो नई कंपनी बनी थी इसकी स्वयं क्या थी, शेयर होल्डर थी। और ये जो कंपनी बनी इसने पूरब के देशों के साथ अपनी जो पहली यात्रा शुरू की वो 1601 में किया। और यह जो जहाज था, मुख्य जहाज था, उसका नाम था रेड ड्रैगन। और इस जहाज का जो कमांडर बनाया गया था सर जेम्स लैंकेस्टर। याद रखिए, पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए जो पहला दल निकला, जहाजी बेड़ा निकला, उसका जो प्रमुख था वो था लैंकेस्टर। और यह जो बेड़ा सबसे पहले आया वो इंडोनेशिया के द्वीपों पर आया 1601 में। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि इंडोनेशिया के जो मसाले का जो व्यापार हो रहा था उसमें एक हिस्सा प्राप्त करना ही था और कुछ नहीं था। और ये जो पहला जो दल आया था अंग्रेज़ों का, जो कंपनी बनी थी, वो 1603 में क्या हुआ, वापस गया। और इसी समय महारानी एलिजाबेथ की 1603 में भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और बाद में उनकी मृत्यु के बाद वहाँ के नए राजा बने थे, जेम्स प्रथम बने थे। और फिर उसके बाद 1604 में दूसरा जो दल था पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए भेजा गया। और इस जो दूसरे दल का जो मुखिया बनाया गया था उसका नाम था हेनरी मिडल्टन। किससे बनाया गया था, हेनरी मिडल्टन। ये दो दल आए थे। लेकिन अब ये पूरब के देश इंडोनेशिया वगैरह में जाकर के व्यापार कर रहे थे। लेकिन अब इन लोगों को भारत के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो गई थी। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, भारत आने वाला जो पहला अंग्रेज था उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल।
फिर से मैं बोल रहा हूं, भारत, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था, तो उसका नाम था जॉन मिल्डन हल। और यह लंदन का व्यापारी था और ये स्थल मार्ग से आया था। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थल मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था, तो आपका उत्तर होगा जॉन मिल्डन हॉल। ये पहला व्यापारी था। ये 1599 में ये स्थल मार्ग तुर्की होता हुआ, ईरान होता हुआ ये भारत आया था और लगभग ये 7 साल भारत रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। लेकिन ब्रिटेन की जो कंपनी थी उसने जब अपना तीसरा अभियान भेजा तो भारत के लिए भेजा, और जो जहाज था उसका, ठीक है, निर्देशन में भेजा गया, उनका नाम था विलियम हॉकिंस। याद रखिएगा, विलियम हॉकिंस के अंडर में तीसरा अभियान भेजा गया, और यह जो अभियान भेजा गया था वो 1608 में भेजा गया था। और ये जो जहाज था हेक्टर था। क्या था? हेक्टर था। और इस बेड़े का जो कमांडर था, जो ये अभियान भेजा गया था, उस बेड़े का जो कमांडर था वो था डेविड मिल्टन। क्या नाम था? डेविड मिल्टन इसका क्या था? कमांडर था। और 1608 में विलियम हॉकिंस पहली बार सूरत उतरा। यानी कि 2 क्वेश्चन याद रखिए, यानी कि समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर पहला जो कदम रखा वो विलियम हॉकिंस था। और अगर स्थल से पूछा जाए तो आप कहेंगे जॉन, उसका नाम था, अभी मैंने बताया था कि जब वो आया था स्थल मार्ग से, उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। बहरहाल छोड़िए, ये जो विलियम हॉकिंस आया था, इसको ब्रिटेन के जो राजा थे जेम्स प्रथम, इन्होंने यहाँ के भारत के जो मुगल बादशाह थे अकबर के नाम उन्होंने एक क्या दिया था? पत्र भी दिया था कि आप जाइए और दीजिए ये पत्र और उनसे कहिए कि ब्रिटेन भारत के साथ एक व्यापारिक संबंध क्या करना चाहता है? कायम करना चाहता है। लेकिन उस समय अकबर बादशाह की मृत्यु हो गई थी और उनके जो लड़के थे जहांगीर, वो मुगल बादशाह बने थे, और इसीलिए ये जो विलियम हॉकिंस था वो जहांगीर के दरबार में आगरा में उपस्थित हुआ। जहांगीर ने, ये बात थी 1609 में, 1609 में वो जहांगीर के आगरा दरबार में उपस्थित हुआ, और जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को बड़ा सम्मान दिया, यहाँ तक कि 400 का मनसब भी दिया। याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अंग्रेज को जहांगीर ने 400 का मनसब दिया था, तो विलियम हॉकिंस को दिया था। 400 का मनसब दिया, एक छोटी सी जागीर भी उसको दिया था आगरा के पास, और यहाँ तक उसने एक आर्मेनियन ईसाई का विवाह भी विलियम हॉकिंस से कराया था। ठीक है, लेकिन जो सूरत के व्यापारी थे उन लोगों ने कोई व्यापारिक सुविधा दिए जाने का क्या किया? विरोध किया। दूसरी चीज़ ये भी थी कि जो पुर्तगाली थे, जो उनके कारनामे थे, जैसे कि वो ईसाइयों को तंग करते थे, व्यापार करने के लिए अरब सागर में जो मुगलों का जहाज़ था उसको लूट खसोट करते थे, तो इन सब घटनाओं को देखते हुए जहांगीर ने कोई व्यापारिक सुविधा नहीं दी। जब व्यापारिक सुविधा नहीं दी तो इसका ये परिणाम निकला कि जो विलियम हॉकिंस के साथ मिल्टन भी आया हुआ था, उसने अब प्रतिशोध की नीति अपनाई। सबसे पहला काम तो इसने किया कि जो गुजरात के मुस्लिम व्यापारी थे, जिनके जहाज़ लाल सागर और फारस की खाड़ी में विचरण करते थे, वहाँ पर उसने क्या किया? प्रतिहिंसा अपनाई। वहाँ बहुत सारे जहाज़ों को उसने क्या किया? जो गुजराती व्यापारियों के जहाज़ से उसे क्या किया? उसने पकड़ लिया। मजबूरन जो गुजराती व्यापारी थे उन लोगों ने अंग्रेजी जहाज़ों को सूरत के बंदरगाह पर आने की क्या दे दी? अनुमति दे दी। 2 जहाज़, सबसे पहले 2 व्यापारिक जहाज़ जो है कि वो सूरत में उतरे, और जो उनका जो कमांडर था वो बेस्ट था। ठीक है, कमांडर बेस्ट के निर्देशन में
1612 में 2 अंग्रेजी जहाज सूरत के बंदरगाह पर उतरे, लेकिन इस समय पुर्तगालियों ने विरोध किया और अंग्रेजों पर जब आक्रमण कर दिया तो अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को सरपल्ली के युद्ध में 1612 में क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो ये जो 2 घटनाएं हुई उससे जहांगीर बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ मुगल बादशाह, और उसने एक फरमान के द्वारा ये जारी किया कि भारत में और सूरत में ये अंग्रेज व्यापार कर सकते हैं। यानी कि उनको सूरत में जहांगीर ने 1613 में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए सूरत में कोठी खोलने की क्या दे दी, अनुमति दे दी। ठीक है। एक दूसरा अभियान भी भेजा जेम्स प्रथम ने। फिर उसके बाद 1615 में टॉमस रो के निर्देशन में एक दूसरा मिशन भेजा था व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए। और ये जो टॉमस रो था इसे कई भाषाएं आती थी। ये फर्राटेदार अरबी भी बोलता था, फारसी भी बोलता था, तुर्की भी बोलता था। और ये जो विलियम हॉकिंस था, ये जब जहांगीर से मिला था तो वो फारसी में बात किया था जहांगीर से। लेकिन ये जो टॉमस रो देखने में बड़ा सुंदर था, बातचीत करने में बड़ा कुशल था। और जब ये मुगल दरबार में आया तो उसी समय जहांगीर मेवाड़ के राजा अमर सिंह को पराजित करने के लिए, ठीक है, वो कहाँ गए थे, अजमेर गया हुआ था। और यहीं अजमेर में उसके दरबार में टॉमस रो से क्या हुई, मुलाकात हुई। और लगभग टॉमस रो 2 सालों तक मुगल दरबार में रहा, लेकिन कोई ब्रिटेन के साथ व्यापारिक संधि करने में क्या रहा, विफल रहा। 2 सालों तक वो क्या रहा, मुगल के दरबार में रहा। एक चीज़ और, जैसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो टॉमस रो था, जो मेवाड़ के जो राणा के जो लड़के थे, अमर सिंह के लड़के करण सिंह, जब संधि हो रही थी तो उस समय वो जो क्या था, प्रत्यक्षदर्शी भी था ये टॉमस रो। लेकिन इन सब बातों के होते हुए और अंग्रेजों ने अब भारत के अंदर बहुत सारी इन लोगों ने कोठियों की क्या की थी, स्थापना की थी। इन्होंने सूरत में जो अपनी पहली कोठी स्थापित की थी वो 1613 में स्थापित की थी। लेकिन अब अंग्रेजों का जो विस्तार है वो आप एक क्रम से देखिए। सबसे पहले तो दक्षिण में देखिए। अंग्रेजों की जो पहली कोठी खुली थी भारत में, अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों ने सबसे पहली अपनी कोठी कहाँ स्थापित की, तो आप कहिएगा 1611 में मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली कोठी स्थापित की थी। ये डच कोठी के क्या थी, बगल में थी। जब इन्होंने अपनी कोठी स्थापित की तो डचों ने और जो मुस्लिम अधिकारी थे ये बहुत तंग करते थे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने पुलिकट के बगल अरमा गांव में इन लोगों ने अपनी दूसरी कोठी स्थापित की 1626 में। यानी कि दक्षिण भारत में इनकी जो पहली कोठी खुली 1611 में मछलीपट्टनम में, और फिर 1626 में इन लोगों ने पुलिकेट के बगल अरमा गांव में अपनी दूसरी कोठी भी क्या की, स्थापित की। लेकिन यहाँ भी उनको इस समस्याओं का सामना किया। जो यहाँ के जो स्थानीय मुस्लिम अधिकारी थे बहुत तंग करते थे, व्यापार नहीं करने देते थे। तो इसीलिए पुनः इन्होंने अपना ध्यान मछलीपट्टनम में क्या किया, लगाया। और इसी समय, ठीक है, 1632 में गोलकुंडा के जो सुल्तान थे, याद रखिएगा, 1632 में गोलकुंडा के जो सुल्तान थे, इन्होंने एक सुनहला फरमान जारी किया, गोल्डन फरमान। इसके द्वारा उन्होंने कहा कि ये जो अंग्रेज हैं, ये जो अंग्रेजी कंपनी है, ये 500 पैगोडा, जो उस समय दक्षिण भारत में गोलकुंडा में सोने का जो मुद्रा चलता था उसे पैगोडा बोलते थे। ये कहा कि आप 500 पैगोडा हर साल हमको दीजिए और गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह हैं आप उन पर बिना कर दिए हुए, बिना चुंगी दिए हुए व्यापार कर सकते हैं। यानी कि ये अंग्रेजों को सबसे पहली बार एक निश्चित साल भर एक निश्चित रकम देने पर एक राज्य में बिना कर दिए व्यापार की क्या मिली, छूट मिली। और इसी के 7 साल बाद आप देखेंगे
1939 में 1639 में इन लोगों ने विजयनगर का जो उत्तराधिकारी चंद्रगिरी का जो राजा था चंद्रगिरी के राजा से एक अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर ले लिया। ये बड़ा क्रांतिकारी था अंग्रेजों के लिए। उन्होंने चंद्रगिरी के राजा से, जो अंग्रेज अधिकारी था फ्रांसिस डे ने, मद्रास को क्या कर लिया, पट्टे पर ले लिया। ये बात है 1639 की बात है। और बाद में इन्होंने एक यहाँ पर किलेबंद कोठी का क्या किया, निर्माण किया मद्रास में। ठीक है, इन्होंने एक किलेबंद कोठी का निर्माण किया और उस किले का इन लोगों ने जो नाम दिया, उसका नाम दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये सेंट जॉर्ज के सम्मान में उस किले का इन्होंने क्या किया, नाम रखा। और बाद में चल करके 1658 में कोरोमंडल की जितनी तट की जितनी बस्तियां थीं पूरी, इन लोगों ने, ठीक है, इस किले के क्या कर दिया, अधीन कर दिया। और यहां बाद में एक प्रेसिडेंसी का भी क्या किया, विकास किया। ये तो कोरोमंडल तट पे इनका क्या हुआ, विस्तार हुआ, आप देखिए। लेकिन पूरब में यानी कि कोरोमंडल के ऊपर वाला जो आंध्रा का जो क्षेत्र है, बंगाल का जो क्षेत्र है, अब अंग्रेज धीरे धीरे यहां पर भी क्या हुए, आगे बढ़े। इस क्रम में सबसे पहले उन्होंने 1633 में महानदी के मुहाने पर जो हुगली स्थित था, उन्होंने अपनी वहां सबसे पहली कोठी खोली हरिपुरा में। महानदी के मुहाने पर हरिहरपुरा में सबसे पहले इन्होंने अपनी क्या की, पहली कोठी खोली। और फिर आगे बढ़ करके उन्होंने बालासोर में भी अपनी बस्तियां बसाई। सबसे पहली बार 1551 में इन लोगों ने ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में भी एक कोठी की क्या की, स्थापना की। यानी कि हुगली में जो इन्होंने पहली कोठी खोली वो 1551 में खोली, 1651 में खोला था इन्होंने। 1651 में हुगली में इन्होंने पहली कोठी खोली। और इसी के साथ उन्होंने पटना में भी, कासिम बाजार में भी इन्होंने कोठी की क्या की, स्थापना की। तो जो ये कोठियां बनी इन क्षेत्रों में, यहाँ एक काम करते थे, यहाँ वो रेशम का कपड़ा खरीदते थे, सोरा भी खरीदते थे, नील भी खरीदते थे। फुटकर रूप से जो बिकता था मार्केट में, इसे खरीद करके और बाद में इसे ले जा करके क्या करते थे, बेचते थे। ये शुरू में इनका काम था। इसके बाद इन्होंने बंगाल की तरफ अपना पूरा कदम बढ़ाया और 1651 में ही जो बंगाल का जो सूबेदार था वो शाहजहां का बेटा था, शाह शुजा के दरबार में एक अंग्रेज चिकित्सक था जिसका नाम था गैब्रियल बॉटन। शाह शुजा के दरबार में एक अंग्रेज चिकित्सक था गैब्रियल बॉटन। उसी के अनुग्रह पर ये जो बंगाल का सूबेदार शाहजहां का बेटा था शाह शुजा, उसने एक फरमान जारी किया 1651 में। उसने कहा कि ये अंग्रेज 3000 रुपये वार्षिक कर दे और इसके बदले में उन्हें बंगाल में व्यापार करने की क्या दी जाती है, छूट दी जाती है, उसने कहा। फिर उसके बाद उसने एक फरमान और जारी किया बाद में 53 में। उसने कहा कि ये जो अंग्रेज व्यापारी हैं इनको व्यापार करने में परेशानी ना आए, इसीलिए इनके माल को और चुंगी के लिए इनको तंग ना किया जाए। ये उसने बात कही। बाद में जब उसका उत्तराधिकारी बना तो उसने कहा कि हमारे ऊपर ये लाजमी नहीं है कि जो शाह शुजा ने फरमान दिया है उसको हम माने। और इसी को ध्यान में रखते हुए बाद में औरंगजेब का जब शासन आया तो औरंगजेब का जो मामा था शाइस्ता खां, बाद में वो बंगाल का जो है कि क्या बना, सूबेदार बना। तो उसने 1672 में एक फरमान जारी किया और उस फरमान में उसने ये कहा कि जो ये अंग्रेज अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं कंपनी की, इन लोगों को 3000 की रकम लेने के बाद तंग ना किया जाए और इनको व्यापार करने दिया जाए, छोड़ दिया जाए। चलिए बात यहाँ तक आई। लेकिन इसके बाद औरंगजेब ने
1680 में औरंगजेब ने भी क्या दिया, एक फरमान जारी किया, और उस फरमान में औरंगजेब ने कहा कि ये जो अंग्रेज हैं इनको व्यापार करने की क्या है, छूट है, लेकिन ये जो अंग्रेज हैं इनको जो 2% चुंगी कर अदा कर रहे हैं, इसके अलावा ये 1.5% जजिया कर भी दे। यानी कि अंग्रेजों पर जो पहला जजिया कर लगाया गया वो 1680 में लगाया गया और कर की दर थी 1.5%, और लगाने वाला था औरंगजेब, इसने ये बात की। चलिए ठीक है, लेकिन ये जो कर लगाया गया, अतिरिक्त सरप्लस कर लगाया गया, जजिया कर भी लगाया गया, लेकिन अंग्रेजों को अब भी जब ये अपना माल, जैसे मान लीजिए पटना से खरीदे, कासिम बाजार से खरीदे, तो ये जब बंदरगाह तक ले जाते थे तो जगह जगह ये चुंगी घरों से होकर के इनको भी क्या होता था, गुजरना पड़ता था। तो जो रास्ते में जो चुंगी घर के जो अधिकारी थे, जैसे आजकल हम गाड़ी लेके जाते हैं रोड से, तो आप देखते हैं जगह जगह जो हाईवे बने हैं टोल टैक्स देना पड़ता है, और टोल टैक्स पर देखते हैं मनमानी वसूली भी होती है, कितना भी निर्देश मिले, झगड़ा भी होता है, प्रेजेंट में आप देख सकते हैं। तो वैसे उस समय भी था। तो इससे अंग्रेजों को बहुत तंग किया जाता था, और इसी समय जो बम्बई की डायरेक्टरों की जो काउंसिल थी, उन्होंने कहा कि अब समय का तकाजा आ गया है, हम लोग अब अपने हाथ में तलवार लेकर के व्यापार का प्रबंध स्वयं करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो अंग्रेज व्यापारी थे, उन लोगों ने क्या कर दिया, हमला कर दिया, और उन्होंने, ये बात है 1687 की, इन लोगों ने हुगली को लूट लिया, ठीक है, और आसपास के क्षेत्रों की क्या की, लूटपाट शुरू कर दी। लेकिन इन लोगों ने औरंगजेब को कम आंका, और इसका परिणाम ये रहा कि जब मुगल अधिकारियों ने उन पर हमला किया तो ये भाग करके बेचारे फुल्टा में जा करके, ये जो नदी का, जो महानदी का जो मुहाना था, वहाँ जा करके बेचारे ये शरण लिए। और उन शरण लेने वाले में एक अंग्रेज अधिकारी भी था जिसका नाम था जॉब चारनाक। क्या नाम था? जॉब चारनाक। और वहीं से इसने माफ़ी भी मांगा और संधि की बातचीत शुरू किया, और जिसका परिणाम ये निकला कि बाद में अंग्रेजों को, ठीक है, 1687 में सूतीनाता लौटने की क्या दे दी, आज्ञा दे दी गई। ठीक है, आप माफ़ी मांग लिए हैं और अब आप क्या, ये वापस आइए। और इनको जब ये माफ़ी दी गई, फिर बाद में 1690 में इन्होंने सूतीनाता में एक कोठी की क्या की, स्थापना की। कहाँ पर? सूतीनाता में। जॉब चारनाक ने किया, जो भविष्य में चल करके भारत की 1912 तक राजधानी बनने वाली थी। कलकत्ता की यहीं पर क्या पड़ी, सूतीनाता में ही कलकत्ता की क्या पड़ी थी, नींव पड़ी थी। और आगे चल करके इन लोगों ने 1698 में एक फरमान के द्वारा 3 गांव की इनको जमींदारी मिली। 1698 में इन लोगों को, कंपनी के अधिकारियों को 3 गांव की जमींदारी मिली थी, सूतीनाता, कोलिकाता और गोविंदपुर। ये 3 गांव मिले थे। कब मिले थे? 1698 को। और ये कहा गया था यहाँ के जो गांव के लोग हैं, इन लोगों को आप 1200 रुपये चुका दीजिए और इन गांव का जो स्वामित्व है वो आपको दे दिया जाता है, और बाद में आप लगान के रूप में प्रतिवर्ष 1198 रुपया आप देते रहिएगा, और इन क्षेत्रों के क्या है, आप मालिक हैं। और बाद में इसी क्षेत्र में इन्होंने एक किलेबंद शहर का निर्माण किया, और बाद में इस किलेबंद जो कोठी बनी इन क्षेत्रों में, सूतीनाता, कोलिकाता, गोविंदपुर में। और इन्होंने ब्रिटेन के राजा विलियम के सम्मान में इस नई कोठी का नाम फोर्ट विलियम रखा, यानी विलियम का किला रखा। और ये 1700 में इसको पहला प्रेसिडेंसी नगर भी घोषित किया गया। ठीक है, 1700 में इसका भारत में पहला जो प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया ये फोर्ट विलियम था। और इसका जो पहला प्रेसिडेंट बना उसका नाम था सर चार्ल्स आयर। याद रखिएगा, बिल एपिशियस में क्वेश्चन पूछा गया है
विलियम प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई? तो 1700 हुई, विलियम फोर्ड प्रेसिडेंसी की। और इसका जो पहला प्रेसिडेंट बना उसका नाम था चार्ल्स आयर था। अंग्रेजों का जो महाराष्ट्र में या बंबई में जो प्रक्रम था उसको भी समझ लीजिए, किस तरह से उन लोगों ने बंबई पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। ठीक है, तीसरे क्रम में आप देखिए, जब 1661 में जो पुर्तगाली राजकुमारी थी, कौन? जो अभी ये बंबई पुर्तगालियों के अधिकार में था, तो जो पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन बेंगाजा, क्या नाम था उनका? कैथरीन बेंगाजा का विवाह ब्रिटेन के जो राजकुमार थे चार्ल्स से हुआ। फिर से सुनिए, 1661 में जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन बेंगाज, इनका विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। और ये जब विवाह हुआ तो पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई को दहेज के रूप में दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारी राजकुमारी जा रही हैं, जैसे दहेज में आजकल दिया जाता है, तो वैसे ही दहेज में इन्होंने बंबई को दे दिया। यानी कि बंबई किसके पास हो गया? ब्रिटेन के पास चला गया। कैसे गया? एक दहेज के रूप में। और जो ब्रिटेन के महाराजा थे उन्होंने बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया और एक प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने कहा कि हमको 10 पाउंड वार्षिक किराया देते रहिए और आप क्या करिए, बंबई को आप देखिए। भाई हम कहाँ वहाँ ब्रिटेन से आकर के बंबई देखेंगे। तो उन्होंने 10 पाउंड किराए पर बंबई को, कंपनी को क्या कर दिया? बेच दिया। और जब कंपनी का जो यहाँ पर 1669 से लेकर के 1677 तक जो यहाँ का जो गवर्नर बना, गेराल्ड एंगियर बना। कौन बना? ये गेराल्ड एंगियर इस बंबई क्षेत्र का क्या बना? गवर्नर बना। इसके गवर्नर बनने पर बंबई की समृद्धि आई। ये कहा जाता है कि नई बंबई का जो वास्तविक संस्थापक है यही गेराल्ड एंगियर है। इसने एक चारों तरफ बंबई के एक क्या बनाई? 4 दीवारी बनवाई, व्यवस्था उसने करवाया। और यहाँ पर जो जहाज थे उनको सशस्त्र लैस किया। यहाँ उसने पुलिस विभाग की भी स्थापना की, न्यायालय की भी स्थापना की। यानी कि बंबई, आधुनिक बंबई का वास्तव में अगर आप देखेंगे तो ये क्या था? गेराल्ड एंगियर क्या था? जनक था। बाद में यहाँ धीरे से आगे चलकर प्रेसिडेंसी की भी क्या हुई? स्थापना की। और ये जो बंबई थी इसी के काल में इतनी प्रसिद्ध हुई कि जो पश्चिम के जितने भी बंदरगाह थे, पश्चिमी तट के जितने भी अंग्रेजों की बस्तियां थीं, उसका बंबई को क्या बना दिया गया? प्रमुख क्षेत्र बना दिया गया। और ये अभी तक सूरत, अभी तक बंबई बनने से पहले सूरत ही पश्चिमी तट के अंग्रेजी बस्तियों का क्या था? केंद्र था। और वहाँ चलाने के लिए एक काउंसिल होती थी। क्या होती थी? काउंसिल होती थी। और उसका क्या होता था? अध्यक्ष होता था। लेकिन 1687 में बंबई के डेवलप होने के बाद 1687 में सूरत के स्थान पर अंग्रेजों की पश्चिम तट पर जितनी भी बस्तियां थीं वो सारी की सारी बस्तियां बंबई के क्या कर दी गई? अधीन कर दी गई। और जब 1715 में यहाँ बंबई का जो गवर्नर था, जब चार्ल्स बोन बना, कौन बना? चार्ल्स बोन। ये चार्ल्स बोन 1715 से लेकर के 1722 का ये बंबई का क्या था? गवर्नर था। तो जब ये गवर्नर बना तो इसने जो किलेबंदी थी थोड़ा उसको और भी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और इसी समय एक मराठा सरदार था। क्या था? मराठा सरदार था। कौन है जी? अंग्रिया। और ये स्वर्णद्वीप जो वहाँ का जो बंदरगाह था, वहाँ पर इसके पास सबसे उन्नत क्या थी? नौसेना थी। और ये अंग्रेज व्यापारियों को बहुत क्या करता था? तंग करता था। मराठे भी उससे चिढ़ते थे। और इसीलिए बाद में जब ये चार्ल्स बोन यहाँ का गवर्नर बना तो उसने मराठों से 1739 में एक संधि की। और उस संधि के द्वारा उसने अंग्रिया के जो पोर्ट थे उस पर हमला क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और इसका परिणाम ये निकला कि 1755 में
ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1755 में जेम्स ने जो कान्होजी आंग्रिया का जो पोर्ट था स्वर्णद्वीप, उसको जेम्स प्रथम ने क्या कर लिया, जीत लिया। ये अंग्रेज कमांडर था, जेम्स ने स्वर्णद्वीप को क्या कर लिया, जीत लिया। और जो आंग्रिया की जो राजधानी थी घेरिया, उसको भी 1757 में क्लाइव और वॉटसन ने उस क्षेत्र पर भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो ये जो अंग्रेजों का जो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, विस्तार हुआ, पहले आप देखें मद्रास में, फिर उसके बाद उन्होंने बंगाल में, फिर उसके बाद ये देखिए आपने कहा बम्बई में, इस तरह से धीरे धीरे जब उन लोगों ने अधिकार प्राप्त कर लिया तो कंपनी की जो इनकम थी उसमें भी क्या हुई, बहुत वृद्धि हुई। तो इसका परिणाम ये निकला कि जो ब्रिटेन के जो अन्य व्यापारी थे वो इनसे क्या करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, जलन करने लगे। और इसी दौरान आप देखेंगे कि ब्रिटेन में 1680 में एक क्रांति हुई और क्रांति के द्वारा वहाँ एक नई गवर्नमेंट की स्थापना हुई, व्हिग पार्टी की स्थापना हुई। तो जब व्हिग पार्टी की स्थापना हुई तो उन्होंने एक घोषणा की, उन्होंने घोषणा ये की कि भारत के साथ सिर्फ ये कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी, ब्रिटेन का प्रत्येक नागरिक भारत से व्यापार करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। ये उन्होंने घोषणा कर दिया कि जब तक कोई नया नियम ना बनाया जाए तब तक ब्रिटेन का प्रत्येक नागरिक पूर्व के देशों के साथ, भारत के साथ व्यापार करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। इसी को ध्यान में रखते हुए उसी साल 1688 में एक और कंपनी पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए गठित की गई और उस कंपनी का जो नाम रखा गया, उसका नाम रखा गया जनरल सोसाइटी। थोड़ा सा इसको देखिए। और ये जो नई कंपनी बनी, जनरल सोसाइटी बनी, ये नई कंपनी बनी। सोलह में ये कंपनी बनी, पूरब के देशों भारत के साथ व्यापार करने के लिए बनी। लेकिन यह कंपनी तुरंत ही प्रतिद्वंद्विता करने लगी और इसका परिणाम ये हुआ कि जो पुरानी कंपनी के जो मालिक थे उन लोगों ने तुरंत इसमें क्या हो गए, शामिल हो गए और इसके शेयरों को भी क्या कर लिए, खरीद लिए। इसीलिए यह कंपनी ज़्यादा प्रतिद्वंद्विता नहीं कर पाई। लेकिन इसी समय एक तीसरी कंपनी भी गठित की गई। 1688 में एक तीसरी कंपनी गठित की गई और उस कंपनी को 1698 में गठित की गई थी। और इसी साल एक और कंपनी गठित की गई थी जिसका नाम था ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, ये गठित की गई थी। ये जब कंपनी गठित की गई तो इस कंपनी को बंगाल में कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था और इसीलिए ब्रिटेन के जो राजा थे विलियम्स द्वितीय, उन्होंने नॉरिस के नेतृत्व में एक दूत मंडल इन्होंने भेजा व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए। लेकिन यह जो दूत मंडल था वह व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में क्या रहा, असफल रहा और बाद में इन्होंने 70,000 रुपया बंगाल के नवाब को दिया विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये जो विशेषाधिकार प्राप्त था वो कुछ वर्षों के लिए प्राप्त था। तो इसीलिए ये जो कंपनी बनी थी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, तो ये पुरानी कंपनी से क्या हो गई, पिछड़ गई। लेकिन यह कंपनी ने, ये जो पुरानी कंपनी बनी थी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, और ये जो कंपनी बनी, ये दोनों इतना प्रतिस्पर्धा करने लगे, एक दूसरे की शिकायत और ईर्ष्या करने लगे। बाद में इस कंपनी ने यह आरोप लगाया और उन्होंने ये कहा कि ये जो कंपनी है, उन्होंने औरंगजेब से कहा कि ये जो कंपनी है, ये जो
इसका जो काम है, यह बम्बई में लूटपाट मचाती है और जो मक्का जो यात्री जाते हैं उन सब पर भी ये क्या करती है, आक्रमण करती है। ये इन लोगों ने कहा और इसका जब परिणाम ये निकला कि औरंगजेब ने इनके खिलाफ क्या किया, कार्रवाई भी किया। लेकिन बात आई गई, लेकिन जब इन दोनों कंपनियों में प्रतिस्पर्धा होने लगी तो इनके व्यापार भी क्या हुए, घाटे में जाने लगे। तो बाद में वहाँ की संसद ने ये दबाव डाला और दबाव डालने का ये परिणाम रहा कि ये जो ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट और ये जो कंपनी थी और ये कंपनियां आपस में क्या हुई, विलय पर क्या हुई, सहमत हुई। और बाद में 1708 और 9 में 8 और 9 में ये कंपनियां आपस में जब मिल गई तो इस कंपनी का नाम जो पड़ा वो एक नया नाम से अब ये कंपनी स्थापित हुई और उस कंपनी का नाम दिया गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग into the East Indies, ये नाम पड़ा, ठीक है। लेकिन जब 1833 का जो चार्टर आया, कौन सा, 1833 का जो चार्टर आया, उसमें कंपनी का नाम छोटा करके एक संक्षिप्त नाम रखा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1833 के चार्टर में 1833 के जो चार्टर आया उसमें कंपनी का छोटा नाम रख दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी, ये छोटा सा नाम कर दिया गया। यानी कि जो कंपनी शुरू में बनी थी जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था, उसी कंपनी का नाम जब बाद में ये ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विलय हुआ तो उसी का नाम 1708 में कर दिया गया था यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और बाद में 1833 के द्वारा इस चार्टर के द्वारा इस कंपनी का जो ऑफिशियल नाम किया गया वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। यानी कि जब ये कंपनी की कला आपस में समाप्त हो गई तो अब ये जो कंपनी संयुक्त कंपनी पुनः निर्मित हुई, अब इसका उद्देश्य व्यापार में क्या था, वृद्धि करना था। और इसीलिए वह बार बार मुगल दरबार में ये दूत मंडल भेजती थी व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए और बाद में इन्हें सफलता मिली 1717 में। अब अगले चैप्टर में बंगाल में कैसे हुआ, फिर मैसूर में, फिर महाराष्ट्र में, पंजाब में, एक एक करके बताएंगे तो समझ में आएगा। थैंक यू।